हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए हम मॉडल पेपर या प्री बोर्ड पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके ही जाना। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित का यह मॉडल पेपर है। कुछ इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आगे मैं इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इसमें दिए गए निर्देश को पढ़ लेते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड होंगे। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होगा, खंड ब रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा और खंड स सत्य सत्य वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 3 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 15 से 16 लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 5 अंक आवंटित है। इसी प्रकार प्रश्न 17 एवं 18 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसके लिए 6 अंक आवंटित है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो पी ऑफ 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, 3 ब 9 स 18 और द 20। तो इस प्रश्न में हमको समीकरण में x की जगह 3 रख देना है और x की जगह 3 रखने पर आंसर हो जाएगा द 20। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 के विविक्त कर का मान होगा। इसके लिए 4 विकल्प दिए है, अशून्य ब 1 स 2 और द ऋण 2। तो इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अशून्य। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा है, इसमें बिंदु 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। इसके लिए विकल्प दिया है अ प्रथम चतुर्थांश, ब द्वितीय चतुर्थांश, स तृतीय चतुर्थांश और द चतुर्थ चतुर्थांश। इसका सही उत्तर होगा द चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें प्रश्न नंबर चौथा है cos 30 इंटू sec 30 का मान होगा अ 1 ब 2 स 3 और द वर्गमूल 3। तो इसका सही उत्तर होगा अ 1। इसी में पांचवा है दे आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा और 900 ब 90 रुपये स 300 रुपये और द 30 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा ब 90 रुपये। अब आगे है खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गमूल 2। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है 4 7 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है, तो इसका उत्तर होगा 14। इसमें तीसरा है वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है, तो ये हो जाएगा व्यास। इसी में चौथा है साइन 90 माइनस 63 का मान खाली स्थान होता है, तो 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा cos 63। इस स्थान में आपको cos 63 भर देना है। आगे है दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम। खंड स है सत्य अथवा असत्य लिखे, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अब आगे है मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है, तो ये सत्य होगा। इसके बाद है बैंक में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है, तो ये सत्य है। अब चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मान ज्ञात कीजिए। कॉस 55 अंश बटा साइन 35 अंश धन साइन 35 अंश बटा कॉस 55 अंश। प्रश्न नंबर 3 है यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के प्रश्न है। आगे है प्रश्न नंबर 4 3x की घात 2 ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है सिद्ध कीजिए कि 4x का घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है, यह सिद्ध करना होगा। प्रश्न नंबर 8 है वर्ग समीकरण 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। प्रश्न नंबर 10 है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है।
बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में सारणी दिया है, यहां से हमको मध्यिका ज्ञात करना है। इसी के अथवा है जिसमें सारणी दिया है, जहां से हमको बहुलक ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको हमको सिद्ध करना होगा। इसका अथवा है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 14 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है। इसी का अथवा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पर सारणी दिया गया है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों की संख्या के मध्य हमको आलेख बनाना है। प्रश्न नंबर 15 है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इसी का अथवा है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपया प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है, तो देय आयकर की गणना कीजिए। यहाँ पर शिक्षा उपकर दे दिया है 3%। अब प्रश्न नंबर 16 है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB = 2/3 PQ हो। प्रश्न नंबर 16 का अथवा है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB = 6 सेंटीमीटर, कोण A 45 अंश और कोण B 60 अंश है। रचना के पद भी लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 17 है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = S2। प्रश्न नंबर 17 का अथवा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बटा sec 90 ऋण थीटा धन 1 धन sin 90 ऋण थीटा बटा कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर है 2 cot 90 ऋण थीटा। ये हमको सिद्ध करना होगा। प्रश्न नंबर 18 का अथवा है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता हुआ है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हल देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरा का हल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा था, cos 55 अंश बटा sin 35 अंश धन sin 35 अंश बटा cos 55 अंश। तो cos 55 को हम लिख सकते हैं cos 90 ऋण 35 अंश। इसी प्रकार sin 35 को लिख सकते हैं sin 90 ऋण 55 अंश। इसको हम sin 90 ऋण थीटा और cos 90 ऋण थीटा वाले फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 35 अंश बटा sin 35 अंश धन cos 55 अंश बटा cos 55 अंश, और ये दोनों एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 धन 1 करके 2 आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा था, यदि 3 धन 100 अनुपात 5 धन 100 अनुपात 8 धन 100 हो तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उनको लिख लेना है। इनको हल करें तो ये हो जाएगा 3 धन 100 बटा 5 धन 100 बराबर 5 धन 100 बटा 8 धन 100। अब इसको आपस में तिर्यक गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 धन 100 गुना 8 धन 100, उसी प्रकार 5 धन 100 गुना 5 धन 100। अब 3 धन 100 का गुना 8 धन 100 से करें तो यह हो जाएगा 24 धन 3 100 धन 8 100 धन 100 की घात 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 धन 100 पूरे का स्क्वायर। इसके बाद आगे पक्षांतर करके चर राशि को एक साथ और अचर राशि को एक साथ कर देना है। तो 100 बराबर 1, ये उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 था, 3 100 की घात 2 ऋण 5 100 धन 2 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। पर सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना 100 की घात 2 धन b 100 धन c से कर देना है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा ऋण 5 और c बराबर 2। तो मूलों का योगफल होता है ऋण b बटे a। यहाँ पर b और a का मान रख देना है, उत्तर आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। यहाँ पर c और a का मान रख देना है, तो उत्तर हो जाएगा 2/3। इतना आपको हल करना होगा।
अब प्रश्न नंबर 5 था, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यह आपको लिखना होगा। इसके बाद 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करके 10 से भाग दे देना होगा। तो ये हो जाएगा 55/10, तो औसत बराबर हो जाएगा 5.5। ये उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न था, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बिंदु ए है 2, 5। उसी प्रकार मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब दूरी का सूत्र लगा लेना है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से हमको x2 x1 y2 y1 का मान रख देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल 29 इकाई। इतना हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 था, सिद्ध कीजिए कि 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को 1 ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इनका हल देखते हैं। सबसे पहले 4x की घात 2 बार हमको भाग देना है, उसके बाद हमको घटा देना है। इसके बाद आपको 7x बार भाग देना है, उसके बाद फिर आपको घटा देना है। उसके बाद 9 बार आपको भाग देना है, उसके बाद फिर घटा देना है। तो शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। उसके बाद -3x को हम लिख सकते हैं -6x प्लस 3x। तो यहाँ से 3x उभयनिष्ठ निकल जाएगा और यहाँ पर 1 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो हो जाएगा 3x ऋण 2 बराबर 0 या फिर 3x धन 1 बराबर 0। इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 2/3 या फिर x बराबर ऋण 1/3। ये दो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो चलिए इनका हल देखते हैं। तो यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्या हमको मान लेना है 2n-2, 2n और 2n+2। तो ये हो जाएगा p = 2n-2 + 2n + 2n+2। तो हो जाएगा p = 6n। तो p 6 का गुणज है, ये सिद्ध हो जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई एज बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। आधार की परिधि होता है 2πr बराबर हो जाएगा 88। पाई की जगह हमको 22/7 और त्रिज्या, तो त्रिज्या को रख के बाकी को पक्षांतर कर देना है। तो r बराबर हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमको बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। यहाँ पर हमको पाई r और h का मान रख देना है। तो उत्तर हो जाएगा 6160 घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 11 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको छोटे गोले का आयतन निकाल लेना है। आयतन का फार्मूला लगा लेना है और r की वैल्यू रख देना है। तो ये हो जाएगा 32/3 पाई घन सेंटीमीटर। इसके बाद 64 छोटे गोले का आयतन निकालना है। इसके लिए हमको आयतन को 64 से गुना कर देना है। तो हो जाएगा 2048 पाई/3। तो 64 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है। तो 64 छोटे गोले का आयतन जो है वो एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हमको बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेना है। तो ये हो जाएगा बड़े गोले का आयतन बराबर 64 छोटे गोले का आयतन। तो यहाँ हमको अब मान रख देना है। तो यहाँ हमको बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है। तो कैपिटल R को रखकर बाकी को पक्षांतर कर देना है। तो ये हो जाएगा r की घात 3 बराबर 512। इसका घनमूल निकाले तो r बराबर होगा 8 सेंटीमीटर और ये बड़े गोले की त्रिज्या है। अब प्रश्न नंबर 11 का अथवा है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उनको लिख लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई एज बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लेना है। इसके लिए सूत्र होता है एल = √h² + r²। तो यहाँ पर हमको h और r का मान रख देंगे तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πrl। तो यहाँ पर हमको r त्रिज्या और l तिर्यक ऊंचाई का मान रख देना है। तो हो जाएगा 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो इसका सूत्र होता है 1/3 πr² h। तो ये हो जाएगा 1/3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8। इसको हल करें तो हो जाएगा 96 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 12 है, निम्न सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्गांतर और आवृत्ति दे दिया है। तो चलिए इनका हल देखते हैं।
तो इसके लिए हमको बारंबारता निकालना है और संचयी बारंबारता भी निकालना होगा। बारंबारता का योग कर देना है। तो इसके लिए हमको टेबल बना लेना है, यहाँ से बारंबारता निकाल लेना है और इधर संचयी बारंबारता। तो इसके लिए सबसे पहले हमको माध्यिका की गणना सारणी बना लेना है। अब यहाँ हमको बारंबारता और संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेना है। तो n बराबर हो जाएगा 84। इसके बाद हमको माध्यिका अंक n/2 निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 42। अब हमको देखना है माध्यिका अंक 42 है वो संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है, तो ये 69 के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखना है 69 है वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 40 के बीच। तो माध्यिका वर्ग हमारा हो गया 30 से 40। तो यहाँ हमारा एल हो गया निम्न वर्ग है वो 30, एफ है वो 32, सी एफ 37 और एच है वो 40 ऋण 30। इसके बाद माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर एल धन n/2 ऋण सी एफ बटा एफ गुना एच। इस फार्मूले में हमको ये सारे मान रख देना है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 31.56। इतना हमको हल करना होगा। अब इसका अथवा था निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके लिए वर्गांतर और आवृत्ति दिया है, तो चलिए इसका भी हल देख लेते हैं। यहाँ 0 से 10 के बीच की आवृत्ति है 4, 10 से 20 के बीच की आवृत्ति है 5, 20 से 30 के बीच 16 और 30 से 40 के बीच 12, 40 से 50 के बीच 3 और 50 से 60 के बीच में 2। तो इस तरह टेबल आपको बना लेना है। अब आंकड़ों का अवलोकन करोगे तो आप देखोगे कि वर्ग 20 से 30 के बीच की बारंबारता है वो सर्वाधिक है, तो बहुलक हो जाएगा 20 से 30। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर हो जाएगा 20। बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता F0 हो जाएगा 5। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर हो जाएगा 16। इसी प्रकार बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता हो जाएगा F2 बराबर 12 और वर्ग अंतराल H बराबर हो जाएगा 10। अब ये सारे मान हमको बहुलक के सूत्र में रख देना है। तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक बराबर L धन ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले में हमको ये सारे मान रख देना है। तो हो जाएगा 20 धन 11 बटा 32 ऋण 17। अब आगे हो जाएगा 20 धन 11 बटा 15 गुना 10। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 7.33। तो अब यहाँ से आंसर हो जाएगा 27.33। इतना आपको हल करना होगा। अब प्रश्न नंबर 13 में पाइथागोरस का प्रमेय है जिसको हमको सिद्ध करना होगा। तो इसमें हमको एक उत्पत्ति लिखना है। हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B समकोण है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। हमको सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमको एक रचना करना है। शीर्ष B से AC भुजा पर एक लंब खींच लेना है BD। अब त्रिभुज ADB व ABC में कोण ADB इक्वल हो जाएगा कोण ABC बराबर 90 अंश। ये दोनों 90 अंश का कोण है इसलिए बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण होगा। तो इस प्रकार त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समरूप होगा कोण कोण समरूपता से। अब यहाँ से हो जाएगा AD बटा AB और AB बटा AC समानुपातिक भुजाएं। इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा AD इंटू AC इक्वल AB का स्क्वायर। अब यही प्रक्रिया हमको त्रिभुज BDC और ABC के लिए करना है। तो यह हो जाएगा CD इंटू AC इक्वल BC का स्क्वायर। इनको समीकरण 2 मान लेना है। अब हमको समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देना है। तो यह हो जाएगा AC इंटू AC इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इंटू AC हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 का अथवा है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना होगा। यहाँ पर OA, OB, OD, OC ये सारे बराबर है क्योंकि ये सारे त्रिज्या है और इसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार AB बराबर हो जाएगा CD। दो जीवाओं की बीच की दूरी MN दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं त्रिभुज AON व त्रिभुज MOC में OA बराबर OC हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या है। इसी प्रकार कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCM, ये हो जाएगा एकांतर कोण। उसके बाद कोण ANO और कोण OMC ये 90 अंश का कोण है इसलिए बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण भुजा कोण से सर्वांग सम हो जाएगा ये दोनों। इसके बाद ON बराबर OM होगा।
ओ एन और ओ एम को मिला दे तो एम एन के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आधा हो जाएगा, वो होगा 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ एम सी से हमको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर एम सी की वैल्यू निकल जाएगी 16। अब एम सी के बराबर डी एम भी है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब डी एम और एम सी को मिला दे तो ये सी डी के बराबर होगा, तो 16 धन 16 बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और यही जीवा की लंबाई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न नंबर 14 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर गुजरती है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रवणता m बराबर दे दिया है 7/3 और बिंदु दिया है 6 और 0। तो यहाँ पर हमको मान लेना है रेखा पर कोई चर बिंदु x y है, तब AP की प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमको y2 y1 x2 और x1 का मान रख देना है। तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर y ऋण 0 बटा x ऋण 6। अब इसको आपस में तिर्यक गुना कर लेना है, तो 7 का गुना होगा x ऋण 6 के साथ और 3 का गुना होगा y के साथ। तो ये हो जाएगा 7x ऋण 42 बराबर 3y। अब हमको चर राशि को एक साथ और अचर राशि को पक्षांतर कर देना है। इसके बाद सबको एक साथ लिख लेना है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। यही हमारा उत्तर होगा। अब आगे इसके अथवा वाला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पर दिन दिया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दे दिया है। पहला दिन 4 लीटर पेट्रोल है, दूसरा दिन 3 लीटर पेट्रोल बचा है, तीसरा दिन 2 लीटर पेट्रोल बचा है, चौथा दिन 1 लीटर पेट्रोल बचा है और 5वें दिन 0 लीटर। तो यहाँ पर बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों के मध्य आलेख खींचना है। तो चलिए इनका हल देखते हैं। तो यहाँ पर आप x अक्ष में दिन और y अक्ष में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के लिए आलेख खींच लेना। पैमाना आप मान सकते हैं अपने हिसाब से। x अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 दिन माना है, उसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। इस प्रकार आपको आलेख खींच लेना होगा। इस प्रकार से आलेख खींचकर आप इनको हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो चलिए इनका हल देखते हैं। तो यहाँ पर मासिक किस्त P बराबर हो गया 200, किस्तों की संख्या N बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए 60 माह। इसी प्रकार दर हो जाएगा 6% वार्षिक। अब हमको ये फार्मूला लगा देना है, ब्याज बराबर P गुना R बटा 100 गुना 1/12, कोष्टक के अंदर n गुना n धन 1/2। अब हमको P R और n का मान रख देना है। तो ये हो जाएगा 200 गुना 6/100 गुना 1/12, कोष्टक 60 गुना 60 धन 1/2। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 200 गुना 6/100 गुना 1/12 गुना 60 गुना 61/2। ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 61। इस तो हो जाएगा 1830 रुपये। ये हमारा ब्याज हो जाएगा। इसके बाद 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि के लिए मासिक किस्त और किस्तों की संख्या को गुना करके उसमें ब्याज को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 12,000 धन ब्याज 1830 रुपये। तो 13,830 रुपये ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना आपको हल करना होगा। अब अगला प्रश्न है जिसमें हमको आयकर की गणना करना है। तो चलिए इनका हल देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, 2 से 5 लाख के बीच में 10% और 5 से 10 लाख के बीच में 20% का आयकर होगा। शिक्षा उपकर दिया है 3%। तो यहाँ पर कर्मचारी की कुल वार्षिक आय है 3,60,000 रुपये। उसके बाद सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है 48,000 रुपये। उसी प्रकार जीवन बीमा में जमा करता है 20,000 रुपये। तो इसकी कुल जमा राशि हो जाएगा 48,000 धन 20,000, तो हो जाएगा 68,000 रुपये। यहाँ पर छूट की अधिकतम सीमा दिया है 1 लाख रुपये, तो 68,000 रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा। तो कर योग्य राशि हो जाएगा 3,60,000 ऋण 68,000, तो हो जाएगा 2,92,000। इस पर हमको कर की गणना करना है। तो 2,92,000 है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच आएगा। इस पर 10% टैक्स होगा। तो हो जाएगा 2,92,000 ऋण 2 लाख, इसका 10% हमको निकालना होगा। तो हो जाएगा 92,000 का 10% और 92,000 का 10% हम निकाले तो हो जाएगा 9,200 रुपये। इसके बाद हमको शिक्षा उपकर 3% इस पर निकाल लेना है। तो 9,200 रुपये का 3% हो जाएगा 276 रुपया। इसके बाद हमको आयकर में शिक्षा उपकर को जोड़ देंगे तो देय आयकर हमारा निकल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा।
आगे प्रश्न नंबर 16 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। साथ ही एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। तो कुछ इस प्रकार आपको रचना करना होगा। इसके लिए आपको रचना के चरण भी लिखने होंगे। तो कौन कौन से चरण है ये देख लेते हैं। तो पहला चरण है किसी भी माप का त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। दूसरा है शीर्ष पी से पी एक्स इस प्रकार खींचे ताकि कोण क्यू पी एक्स बराबर न्यून कोण हो। इसके बाद तीसरा चरण है रेखा पी एक्स पर पी से प्रारंभ करके 3 बराबर चाप P1, P2 व P3 पर काटे, जहां P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3 होगा। इसके बाद अगला चरण होगा P3Q को मिलाया तथा P2 से P2L समांतर होगा P3Q खींचे, जो PQ को L पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगला चरण है रेखा AX खींचे जिसमें बिंदु B इस प्रकार लिया कि AB बराबर PL। इतना आपको लिखना होगा। अब इसका अथवा है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A 45 अंश और कोण B 60 अंश है। रचना के पद भी लिखिए। तो इनका हल देख लेते हैं। रचना लिखना होगा। सबसे पहले स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है। इसके बाद प्रकार की सहायता से B पर 60 अंश का कोण बनाना है। इसमें तीसरा है प्रकार की सहायता से A पर 45 अंश का कोण बनाया जिसमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। आगे है प्रकार को AB के आधे से ज्यादा खोलकर A तथा B पर रखकर लंब समद्विभाजक खींचा। इसी प्रकार BC का लंब समद्विभाजक खींचा। अब आगे है लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC का परिवृत्त है। तो इस प्रकार रचना करने पर आपको एक परिवृत्त प्राप्त होगा। तो इतना आपको हल करना होगा। अब प्रश्न नंबर 17 है 3 समांतर श्रेणियों के पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = 2S2। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्रमशः A1, A2 और A3 मान लेना है। इसी प्रकार सर्वांतर को क्रमशः D1, D2 और D3 मान लेना है। तो यहाँ पर S1 बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2A1 + n-1 इंटू D। अब यहाँ पर हमको A1 और D1 का मान रख देना है। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 + n-1 = S1। तो आगे हो जाएगा n/2 इंटू n+1 = S1। इसको समीकरण 1 मान लेना है हमको। इसी प्रकार हमको S2 भी निकाल लेना है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 और D3 का मान रख के हमको S3 का मान निकाल लेना है। तो n/2 गुना 3n-1 इक्वल हो जाएगा S3। इसको समीकरण 3 मान लेना है। अब हमारा बायां पक्ष था S1 + S3। इसके लिए समीकरण 1 और 3 को जोड़ देना है। अगर हम इसको जोड़े तो हो जाएगा 2n² जो 2S2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। इसी का अथवा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मेरी आयु 100 वर्ष और मेरे पुत्र की आयु y वर्ष मान लेना है। फिर 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु हो जाएगा x ऋण 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। अब हमको लिखना है शर्त के अनुसार। तो ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 3 गुना y ऋण 5। इसको हल करें तो हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 3 y ऋण 15। अब सबको एक पक्ष में रख लेना है। तो हो जाएगा x ऋण 3y धन 10। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब फिर प्रश्नानुसार हमको लिखना होगा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु x धन 10 वर्ष और पुत्र की आयु y धन 10 वर्ष। अब द्वितीय शर्त के अनुसार हम लिखेंगे x धन 10 बराबर 2 गुना y धन 10। तो x धन 10 बराबर हो जाएगा 2y धन 20। अब सबको फिर एक तरफ लिख लेना है। तो ये हो जाएगा x ऋण 2y धन 10 ऋण 20। तो x ऋण 2y ऋण 10 ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमको समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की मान निकाल लेना है। हल करने पर हमको y बराबर 20 और x बराबर 50 प्राप्त हुआ। x पिता की आयु है जो कि 50 वर्ष है और y
पुत्र की आयु है जो कि 20 वर्ष है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 था जिसमें हमको सिद्ध करना था। तो चलिए इनका हल देखते हैं। तो इसके लिए हमको ये दोनों फार्मूले लगाना होगा। तो सेक 90 ऋण थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा और साइन 90 ऋण थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमको दोनों में कॉस थीटा है उसको उभयनिष्ठ निकाल लेना है। तो इस प्रकार कॉस थीटा है वो उभयनिष्ठ निकल गया। उसके बाद हमको लघुत्तम लेकर इनको हल कर देना होगा। इनको हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हमको कॉट स्क्वायर थीटा लिख देना है। नीचे में आप ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा को हम 1 अपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको लिख देना होगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपन साइन थीटा इंटू 1 अपन कॉट स्क्वायर थीटा। तो आगे हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू 1 अपन कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपन कॉट थीटा और 1 अपन कॉट थीटा मतलब होगा टेन थीटा। तो 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 ऋण थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉट 90 ऋण थीटा। इतना हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार ये इनका हल हो गया। अब इसके अथवा में एक प्रश्न था, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनका हल देखते हैं। यहाँ पर पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है। दिया है कि टूटे सिरे के शीर्ष से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 6 मीटर है। तो 6 मीटर यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC और यहाँ पर एक कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल होगा BC अपन AB लंब बटा आधार। तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 इक्वल हो जाएगा BC अपन 6। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो BC इक्वल होगा 6√3 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 इक्वल होगा BC अपन AC। तो साइन 60 का मान होता है √3 अपन 2 इक्वल हो जाएगा 6√3 अपन AC। हमको BC का भी मान रख देना है। इसके बाद पक्षांतर करके हमको AC की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर AC की वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 2 12। अब हमको BC और AC का मान रख देना है। तो यह हो जाएगा 6√3 प्लस 12। तो यह हो जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 2 मीटर। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। गणित के अतिरिक्त अन्य विषय के भी मॉडल पेपर आपको चाहिए तो लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।